In the last class, we started discussing about biotechnology and the various processes that form the part of biotechnological processes, right? We started about the three basic steps that are essential to obtain the various processes or to obtain the various products and services that are a part of biotechnological processes, right? We discussed the very first process was in order to achieve anything, we need to identify what is desirable. हमें पहले पता तो होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, right? So in the same case यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम जो हमें चाहिए मतलब जो हमारा DNA है desirable genes के साथ हम उसको identify करते हैं. जब हमें पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, देन व्हाट वी नीड टू डू इज तब हमें अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने हैं, अलग अलग प्रोसेसेस करने हैं जिसके थ्रू हम वो डिज़ायरेबल डीएनए ले सकें या फिर वो डिज़ायरेबल डीएनए ऑब्टेन कर सकें, राइट? ऑब्टेन करने के अलग अलग तरीके हैं. सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. देन आफ्टर वी डिस्कस कि उसको ऑब्टेन करने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? और उसके बाद जब उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे फिर हमें क्या करना है, उसकी प्रोजेनी मेंटेन करनी है. इसकी पूरी की पूरी डिटेल प्रोसेस हमारे अभी आगे वाले टॉपिक्स में आएगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अभी तक जो हमने प्रोसेसेस की बात की है, अभी तक जो हमने स्टेप्स की बात की है, अब हम ये पढ़ेंगे कि उन स्टेप्स में एक्चुअली क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, वो स्टेप्स एक्चुअली परफॉर्म कैसे होते हैं, राइट? अब तक हमें इतना तो समझ आ गया है कि अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमें स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए. कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें? अगर आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे कि एक डिज़ायरेबल डीएनए के जीन को जब हमें चाहिए, जब हमें ऑब्टेन करना है तो हमें उसको कट करना पड़ेगा, राइट? इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिजर्स, राइट? अगर किसी भी चीज़ को काटना है आपको अपनी डेली लाइफ में सिजर्स चाहिए. इन द सेम केस इफ यू नीड टू कट समथिंग while doing biotechnological processes you also need scissors, but here what you need is molecular scissors. तो molecular scissors हैं restriction enzymes जो हमारे डिजायरेबल डीएनए को कट करने का काम करेंगे, डिजायरेबल जीन को कट करने का काम करेंगे. काटेंगे तो जोड़ना भी पड़ेगा, तो लाइगेजेस के बारे में पढ़ेंगे. आगे उनको अगर हमें रेप्लिकेट करना है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तब कुछ एंजाइम्स चाहिए, वो पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं. वेक्टर्स हैं जो उनको कैरी करने का काम करेंगे. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अभी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टूल दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. नाम देखो, रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन में जो टर्म आ रही है दैट इज रिस्ट्रिक्ट. रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को लिमिट कर देना, है ना? तो यहाँ पे ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसी चीज़ को लिमिट कर देते होंगे या किसी चीज़ को रोक देते होंगे. तो वो नाम कहाँ से आया? एक्चुअली क्या हुआ, जब हमारे साइंटिस्ट बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे तो उन्हें ई कोलाई से दो एंजाइम्स आइसोलेट किए. उन्हें ई कोलाई से दो स्पेसिफिक एंजाइम्स मिले इन द ईयर 1963. और ये दो एंजाइम्स क्या करते थे? ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, राइट? बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो बैक्टीरिया पे सर्वाइव करते हैं. तो इन दो एंजाइम्स को जब इन्होंने ध्यान से देखा तो ये पता चला कि एक एंजाइम तो है जो डीएनए पे मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करता है. अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए पे मिथाइल ग्रुप्स को ऐड ही क्यों करना है, अभी बताते हैं. और एक दूसरा भी एंजाइम था, दो एंजाइम्स डिस्कवर किए थे ना. तो जो दूसरा एंजाइम था ये क्या करता था? ये डीएनए को कट कर देता था, राइट? अब फिर क्वेश्चन आया, डीएनए को कट कर देता था तो डीएनए को कट करने से तो इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. किसके डीएनए को कट कर देता था? बैक्टीरियोफेज के. फिर अब क्वेश्चन आता है कि हम तो डीएनए बोल रहे हैं, यहाँ कहाँ लिखा है कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देता था? एक्चुअली जो एंजाइम है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है? डीएनए को कट करने का, राइट? तो उसे बैक्टीरियोफेज का डीएनए मिला तो उसने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर दिया. तो अब क्वेश्चन आया कि
खुद बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए भी तो है, उसको कट क्यों नहीं किया? उसको कट क्यों नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका जो साथ वाला एंजाइम था ना, जिसने डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप स्टार्ट किए थे, उस मिथाइल ग्रुप ने डीएनए को कट होने से बचा लिया, राइट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, यूजुअली पूछा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बैक्टीरिया के डीएनए को कट क्यों नहीं करते? जब बैक्टीरिया के अंदर ही वो एंजाइम प्रेजेंट है, वो वायरस के डीएनए को कट कर सकते हैं, किसी और भी डीएनए को कट कर सकते हैं, तो खुद बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं कट करते? इसलिए नहीं कट करते क्योंकि बैक्टीरिया के डीएनए पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। मिथाइलेटेड डीएनए होने की वजह से वो जो डीएनए है उस पे एंजाइम्स की एक्टिविटी नहीं हो पाती, राइट। इसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो बचा रह जाता है। तो नाम यहीं से आया, रिस्ट्रिक्शन इसलिए ही आया क्योंकि वो बैक्टीरियोफाज की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लिमिटेड कर देता है, उसको ग्रो नहीं करने देता, राइट। एंडोन्यूक्लियस क्यों, ये अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट आई होप रिस्ट्रिक्शन इज क्लियर, राइट। एंडो का मतलब अंदर होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के लिए यूज किया है। तो जो न्यूक्लियस में अंदर कहीं स्पेसिफिक पार्ट को कट करेगा, दैट वुड बी एंडोन्यूक्लियस। और एक और भी एंजाइम की कैटेगरी होती है एक्सोन्यूक्लियस, जो बाहर से कट करेगा उसको हम एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। सो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2, एंड काइंडली मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ऑल्सो फॉर 1 मार्क क्वेश्चन this makes a very direct question, like name the very first restriction endonuclease isolated, so your answer should be HIND2। तो इसका जब हमने इसको आइसोलेट किया, फिर इसका नेम दिया, नॉमेनक्लेचर दिया HIND2। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्यों ये इतना अजीब सा नाम क्यों दिया है और क्या इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं। तो जब हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की, व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग इट, तो हमें पता चला कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो फंक्शंस है ना, वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को पहचानते हैं, स्पेसिफिक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते हैं, और फिर वहाँ पे उस सीक्वेंस में किसी करेक्टरिस्टिक जगह पे उनको कट कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात करूँ, मैंने आपको कोई एक क्लोथ का पीस दिया, राइट, या कोई एक बेल्ट दी, और मैंने बेल्ट पे मार्किंग कर दी कि आपको यहीं से कट करनी है, बीच में से कहीं कट करनी है, तो आप सजेस्ट की हेल्प से करोगे। सो इन द सेम केस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे डीएनए पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही पहचानेंगे, और उनमें भी जहाँ कोई स्पेसिफिक बेस पेयर होगा वहीं पे ही कट करेंगे और कहीं कट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज कर सकते हैं अलग अलग डीएनए के जीन्स को आइसोलेट करने के लिए, अलग अलग डीएनए के जीन्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो HIND2 जब आइसोलेट किया तो पता चला कि इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, और बाद में 5 साल बाद उसको हमने करेक्टराइज किया कि क्या क्या फीचर्स है और कैसे कैसे वो काम करता है, राइट। तो हमें फिर पता चला कि जो HIND2 है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डीएनए को कट करता है, और कैसे कट करता है, बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, राइट। जैसे मान लो AATGC फॉर एग्जांपल, ये कोई रैंडम एग्जांपल है, तो AATGC अगर सीक्वेंस है जिसको मैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोल रही हूँ, तो अगर डीएनए में ये प्रेजेंट होगा तभी वो वहाँ पे कट करेगा। अगर ये सीक्वेंस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो HIND2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही पहचान सकता है, राइट। सो नाउ यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो आप कहोगे वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑन विच द restriction endonucleases acts by recognizing it is called as recognition sequence। अगर हम आज की बात करें तो आज हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता है, हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर लिए हैं। इतने सारे हमें बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स पता हैं, तो हमने बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन्स पे वर्क किया, एंड देन वी वर
able to isolate the different strains of bacteria and from that different strains of restriction enzymes, right? After that, in the next paragraph, there is a very important question, डायरेक्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई की तरफ से आ जाता है, जो सीधा सीधा आपसे सीबीएसई पूछ लेती है कि इन एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है या इन एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या कन्वेंशन है। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। साथ ही साथ यू नीड टू अंडरलाइन इट। कन्वेंशन क्या है नॉमेनक्लेचर का? जो फर्स्ट लेटर होगा नेम का वो कहाँ से आएगा? जीनस से आएगा, राइट। सेकंड टू लेटर्स कहाँ से आएंगे? स्पीशीज से आएंगे। किसके जीनस, किसके स्पीशीज? प्रोकैरियोटिक सेल की। क्यों? क्योंकि हम बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं। बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स ही तो है। तो पहला लेटर जीनस से, बाकी दो लेटर्स स्पीशीज से, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इको R1। ई वर्ड कहाँ से आया? इस्चेरेस्टिया से। सीओ कहाँ से आया? कोलाई से, राइट। ये तो समझ आ गया। लेकिन अब ये R1 ये क्या है, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम इको R1 की बात करें तो हमारा रह गया R और 1, है ना। तो ये जो लेटर R है ना, एक्चुअली ये जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ये स्ट्रेन के नेम से डिराइव होते हैं। हम जब बैक्टीरियाज को देखते हैं, जब हम बैक्टीरियाज को आइसोलेट करते हैं तो उनके हम अलग अलग स्ट्रेन्स के हिसाब से उनकी नेमिंग देते हैं। देखो जैसे ई कोलाई RY13, राइट। तो ये R स्ट्रेन का नाम है। अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं जब हमें नए नए बैक्टीरियाज मिलते हैं, उनको अलग अलग स्ट्रेन्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। तो ये R वहाँ से आया है, राइट। उसके बाद 1 भी है पीछे। तो इसमें क्या करते हैं, हमने मान लो एक प्रोकैरियोटिक सेल को पहचाना, एक प्रोकैरियोटिक सेल को चूज किया कि हम इसमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट करेंगे। तो एक बैक्टीरिया में अलग अलग एंजाइम्स हमें वहाँ से मिल सकते हैं, राइट। एक बैक्टीरिया से हम अलग अलग एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं। तो जब हम एक बैक्टीरिया से अलग अलग एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं तो हम उस एंजाइम को नंबर देते जाते हैं। पहला एंजाइम आइसोलेट किया, उसको रोमन न्यूमरल में 1 नंबर दे दिया। दूसरा एंजाइम आइसोलेट किया, उसको रोमन न्यूमरल में 2 दे दिया, राइट। तो ये ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर? इन विच एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये इको R1 है। मतलब जब हम ई कोलाई RY13 से एंजाइम्स को आइसोलेट कर रहे थे तो ये पहला एंजाइम था जिसको हमने आइसोलेट किया था, राइट। दैट्स व्हाई द नेम इज इको R1। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा 2 नंबर में आता है आपके पास, या 3 नंबर में भी आ सकता है कि डिस्क्राइब हाउ द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज डन और व्हाट आर द कन्वेंशनल मेथड्स। तो ये आपको याद रखना चाहिए और आपको याद रखना पड़ेगा। काइंडली हाईलाइट इट एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, राइट। अब अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब गेटिंग बैक टू द प्रीवियस थिंग, जो मूवमेंट को या जो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो किसी चीज़ को लिमिट कर देगा, जो किसी चीज़ को रोक देगा। और ये क्या कर रहे थे एंजाइम्स? ये एंजाइम्स कर रहे थे कि ये बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। अभी तक हमने यही पढ़ा है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ध्यान से देखें तो इनकी एक पूरी की पूरी क्लास है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस मतलब वो एंजाइम्स जो न्यूक्लियस पे एक्ट करते हैं। हम ऑलरेडी एंजाइम्स को ऐसे ही पढ़ते आए हैं, जो फैट्स पे एक्ट करेंगे वो लाइपेसेस, जो प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे वो प्रोटीएसेस। तो ऐसे ही जो न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगे दैट वुड बी न्यूक्लियसेस, राइट। न्यूक्लियसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूक्लियसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। तो एक्सोन्यूक्लियस अगर बाहर की तरफ काम करेंगे, काम न्यूक्लियस पे ही करना है, बाहर की तरफ, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या होता है? तो उसका मतलब है दे वुड रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, राइट। डीएनए के एंड्स पे मतलब डीएनए के बाहर वाली साइड जो काम करेगा, दे वुड बी कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस। और दूसरा क्या है? एंडोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर।
तो जो डीएनए के अंदर वाली साइड काम करेगा दैट वुड बी एंडोन्यूक्लियोसिस। अंदर काम करने का मतलब कहीं भी स्पेसिफिक साइट पे जहाँ भी कहीं कट करना होगा वहाँ वो कट करने का काम कौन करेगा? एंडोन्यूक्लियोसिस। ओके, अब हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस हैं वो डीएनए सीक्वेंस में कहीं एक स्पेसिफिक लेंथ पे कट करते हैं। और वो कैसे कट कर पाते हैं? क्योंकि वो कोई एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जिसको वो पहचानते हैं और वहाँ पे वो स्पेसिफिक बेस पेयर्स पे जाके कट कर देते हैं। सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है? डीएनए की सीक्वेंस को इंस्पेक्ट किया जाएगा कि हमारा जो स्पेसिफिक बेस पेयर है, जो हमारे स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, वो प्रेजेंट है भी या नहीं है। अगर वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है तो फिर वह क्या करेंगे? वो डीएनए के साथ बाइंड करेंगे और जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसको स्पेसिफिक जगह पे कट कर देंगे। कैसे कट करेंगे? उनके शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स को कट करेंगे, राइट? अब तक हम जो बात कर रहे हैं कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस काम कैसे करता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को वो पहचानते कैसे हैं एंजाइम्स। एक्चुअली जो हमारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना, वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। फिर अब क्वेश्चन आता है कि ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो समझ आ रहा है कि कुछ भी हमारे जो बेस पेयर्स का सीक्वेंस होगा ATGC GAATTC या कुछ भी होगा उसको जो एंजाइम्स होंगे वो पहचानेंगे और वहाँ पे स्पेसिफिकली कट कर देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो अभी तक ठीक है, बट ये पैलिंड्रोमिक क्या है? पैलिंड्रोमिक का जो ये टर्म आई है ये पैलिंड्रोम से आई है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स या ऐसे टर्म्स जिनको अगर हम फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें वो सेम वर्ड्स इनमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलयालम, देखो ध्यान से इसको, MA पहले हम फॉरवर्ड रीड करते हैं, MALAYALAM, राइट? बैकवर्ड रीड करते हैं MALAYALAM। तो ऐसे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। मतलब चाहे फॉरवर्ड रीड करो चाहे बैकवर्ड रीड करो, दोनों के जो वर्ड्स होंगे वो सेम रहेंगे। तो इसका मतलब जो हमारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? पैलिंड्रोम्स होते हैं। पैलिंड्रोम्स क्या? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के पैलिंड्रोम्स होते हैं। मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जिनको चाहे हम फॉरवर्ड रीड करें या हम बैकवर्ड रीड करें वो हमेशा सेम ही रहेंगे, राइट? तो इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद स्पेसिफिक एंड्स पे कट कर देते हैं। आप ध्यान से देखो फिगर 11.1 जहाँ पे आपको इस फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है that how do restriction endonucleases work। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको समझाया हुआ है। देखो, एंजाइम कट्स बोथ स्ट्रैंड्स एट द सेम टाइम, राइट? यहाँ पे आपको ऐसे समझाया है कि एक वेक्टर डीएनए है और एक फॉरेन डीएनए है। वेक्टर डीएनए का मतलब जो किसी और डिजायरेबल डीएनए के जीन को कैरी करके ले जाएगा। फॉरेन डीएनए कौन है? वो डीएनए जिसमें से हमें कुछ डिजायरेबल जीन चाहिए, राइट? तो देखो हमने फॉरेन डीएनए पे क्या अप्लाई किया? EcoR1। EcoR1 क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो ये क्या करेगा? ये पहले हमारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानेगा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट? क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? GAATTC। देखो ध्यान से, पहले तो डीएनए में GAATTC, ये हुआ फॉरवर्ड। अगर हम इसको बैकवर्ड रीड करें GAATTC, राइट? ये हमारा हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया तो अब बात आती है कि ये कट कहाँ से करें, निशान कहाँ लगे हुए हैं कि इसको कहाँ काटना है। जो हमारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एक स्पेसिफिक साइट पे ही वर्क कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे ही कट कर सकते हैं। तो ये जो EcoR1 है
ये जी और ए के बेसिस के बीच में ही कट कर सकता है, राइट। देखो ध्यान से, येलो वाले जो आपको आरो लगा के दिखाए हुए हैं, ये आपको शो किया हुआ है कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो जी और ए वाला जो बेस है उसके बीच में कट करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो पहचाननी थी कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं भी या नहीं है। जब ये प्रेजेंट है तो अब क्या कट करना है, जी और ए के बीच में कट करना है। एक बात ध्यान रखना कि हम सेम ही एंजाइम यूज करते हैं दोनों डीएनए को कट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कट होगा तो कुछ ना कुछ एंड भी तो बचेगा ना, है ना, कट करने के बाद। तो ताकि सेम ही एंड्स हमारे जनरेट हो, साथ ही जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो तो स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही पहचान सकता है, तो हम ऐसे ही स्पेसिफिक सीक्वेंस लेते हैं, सेम एंजाइम को यूज़ करेंगे कट करने के लिए, तो हमारे पास सेम एंड्स बचेंगे। देखो वेक्टर डीएनए में भी हमने यही लिया कि हमारे पास एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, उस पर भी EQ-R1 को हमने यूज़ किया। EQ-R1 को यूज़ किया तो अब देखो क्या हो रहा है, आपको आरो दिखाई दे रहा है तो वहाँ से वो कट कर देगा। मतलब ये वाला पार्ट हमने यहाँ से हटा दिया है, राइट। ये वाला पार्ट हटा दिया तो ऊपर क्या रह गया, जी, क्योंकि एरो ने ए वाले से आगे वाला पार्ट तो हटा दिया। और उसके बाद नीचे हमारे पास CTT AA रह गया, क्योंकि एरो ने एरो के आगे वाला पार्ट हट गया। एरो के आगे वाला पार्ट हटा तो एरो के नीचे क्या था, जी था। तो यहाँ से जो जी प्रेजेंट होना चाहिए था वो हमने हटा दिया, राइट। सेम इन द केस ऑफ फॉरेन डीएनए। ध्यान दो, लुक केयरफुली कि एरो कहाँ पे प्रेजेंट है। एरो जहाँ पे प्रेजेंट है उससे आगे वाला पार्ट हट गया। देखो ध्यान से, एरो प्रेजेंट है, एरो के आगे क्या प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है, राइट। तो जी यहाँ से हट गया, यहाँ पे जो जी प्रेजेंट होना चाहिए था अब नहीं है। नीचे जो एरो है उससे आगे वाला पार्ट हट गया, राइट। ATTC हट गया है। तो इस जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस ने काम किया, उसके बाद उसने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हटा दिए, कुछ स्पेसिफिक पार्ट डाइजेस्ट कर दिए। जब कुछ स्पेसिफिक पार्ट डाइजेस्ट कर दिए तो हमारा जो डीएनए था उसके कुछ एंड्स बन गए जिनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, राइट। क्यों स्टिकी एंड्स बोलते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। क्या कोई और टाइप के एंड्स भी हो सकते हैं, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट अब आपको कुछ ये समझ आना है कि EQ-R1 के डाइजेस्ट करने की वजह से हमारे पास कुछ एक एक पोर्शन बच गया है, वेक्टर डीएनए में भी और फॉरेन डीएनए में भी, राइट। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे और एंजाइम्स यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करवा देते हैं एट द स्टिकी एंड। देखो AATT फॉरेन डीएनए में बचा है, और यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो वापस से वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिस्टोर हो जाएगा, राइट। तो हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टिकी एंड्स पे ज्वाइन कराते हैं। तो इसके बाद जो हमारा न्यू डीएनए बना उसका क्या नाम होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब न्यू डीएनए जिसको हमने रिकम्बाइन किया है। क्या रिकम्बाइन किया है कि हमने इसमें अपने डिजायरेबल जीन्स का इंट्रोडक्शन कराया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज recombinant DNA. This particular diagram is very important, though it's very easy कि आपको सिर्फ याद रखना है। पहली बात तो आपको सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा सीक्वेंस होगा जिस पे EQ-R1 काम करेगा, जिस पे EQ-R1 वर्क करेगा। आफ्टर दैट आपको दोनों में सेम सीक्वेंस लिखना है। देन आपको सिर्फ ये बताना है कि ये एरो है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे ये कट करेगा। कट करते ही स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे, और जब स्टिकी एंड्स को लाइगेट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड करते हैं। हाईलाइट दिस डेफिनेशन क्योंकि कभी के बाद 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, राइट। अगर हम डीएनए सीक्वेंस की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो सीक्वेंस है बेस पेयर का जो दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम रीड करता है जब हम ओरिएंटेशन को सेम रखें। ओरिएंटेशन को सेम रखें मतलब हम ऑलरेडी अभी एग्जांपल से ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे था ये GAATTC, राइट। तो GAATTC को हम कैसे रीड कर रहे हैं, 5' to 3', राइट।
अगर हम दूसरे वाले स्ट्रैंड को 5' to 3' रीड करेंगे, मतलब इन बैकवर्ड डायरेक्शन रीड करेंगे, तो वापस से वही आएगा GAATTC। तो अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोम्स इन द केस ऑफ न्यूक्लियस और इन द केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, तो आप ये तो बताओगे दैट दीज आर द वर्ड्स हुज रीडिंग इज केप्ट द सेम, बट इन एडिशन टू दैट आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब हमारा ओरिएंटेशन सेम रहता है, मतलब ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' और इन द डायरेक्शन ऑफ 3' to 5', राइट। अब आपको ये 3' to 5' और 5' to 3' पता होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं दैट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 5' और 3' क्यों होते हैं, राइट। इसके बाद अब अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें, तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, जो पैलिंड्रोमिक साइट्स हैं उनके सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करते हैं। हमने देख लिया कैसे वो जी और ए के बीच में से कट कर रहे थे, राइट। लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स पे जो बेसिस होते हैं वो सेम बेसिस होते हैं जहाँ पे वो कट करता है। वापस अगर हम आए अपने एग्जाम्पल पे, देखो ध्यान से, जी और ए के बीच में ही एरो है, ऊपर भी और नीचे भी, राइट। तो सेम बेस पेयर्स होंगे दोनों स्ट्रैंड्स में जहाँ पे वो कट करेंगे, ओके। और इसके बाद जैसे ही हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बन जाते हैं एंड्स पे, राइट। तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन क्या होते हैं, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। सो इफ समवन आस्क्स यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकी एंड्स, तो आप कहोगे single stranded portions or the overhanging single stranded portions that are formed due to activity of restriction endonucleases are called as sticky ends. sticky मतलब क्या, चिपकने वाले, जो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। दोनों में ही सेम बेस पेयर ने कट किया है, दोनों में ही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया है, तो क्या होगा, ऐसे स्ट्रेचेस ऑब्टेन होंगे जो एक दूसरे के साथ बाइंड हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, राइट। अब बात आती है कि चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, लाइक इन द केस ऑफ आर डेली लाइफ हमें चिपकाने के लिए कुछ ग्लू यूज़ करनी पड़ती है या कुछ फेविकोल यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हमने कट करने के लिए कोई सिजर यूज़ की है, सो इन द सेम केस चिपकाने के लिए भी कुछ ग्लू यूज़ करनी पड़ेगी। तो उस ग्लू का नाम है एक एंजाइम, कौन सा है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एक ग्लू के जैसे काम करता है जो उनको स्टिक करने का काम करता है, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, जहाँ हम डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट जेनोम से डीएनए को ऑब्टेन करते हैं और फिर हम उनको लाइगेट करने का काम करते हैं, राइट। जब भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाएगा अलग अलग डीएनए पे, तो जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे उन पे सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स ही आएंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि वो सेम रिकग्निशन सीक्वेंस पे ही काम करेगा। सेम रिकग्निशन सीक्वेंस पे काम करेगा तो सेम स्टिकी एंड्स जनरेट करेगा, और फिर कैसे उनको जोड़ लेंगे, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेसेस, राइट। नाउ लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इससे आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए को हम किस लिए यूज़ करेंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिजायरेबल जीन, राइट। और एक है हमारा वेक्टर डीएनए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो प्लाज्मिड को हम वेक्टर के जैसे यूज़ करेंगे। वेक्टर के जैसे मतलब ये हमारे डिजायरेबल जीन को कैरी करने का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे। अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे दोनों डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर देगा, राइट। स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, फॉरेन डीएनए को भी इसने कट कर दिया और जो वेक्टर डीएनए था उसको भी कट कर दिया। फिर हमने क्या यूज़ किए, लाइगेसेस। लाइगेसेस क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। देखो पूरा का पूरा तो वेक्टर डीएनए है, बीच में थोड़ा सा ब्लू पोर्शन दिख रहा है। ब्लू पोर्शन किसका,
फॉरेन डीएनए का जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट था, राइट। जब लाइगेजेस यूज हो गए तो एक नया डीएनए बन गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। चेंज किसमें किया, प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड को वापस से इंट्रोड्यूस करा देंगे ई कोलाई में। ई कोलाई में अगर हमने प्लाज्मिड को वापस से इंट्रोड्यूस करा दिया तो जैसे ही ई कोलाई डिवाइड करेगा उसके साथ साथ प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारा जो डिजायरेबल जीन था अब उसकी हमें बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग होस्ट, मतलब वो होस्ट जो क्लोनिंग करवाएगा, राइट। जैसे जैसे ई कोलाई डिवाइड करेगा उसके साथ प्लाज्मिड डिवाइड करेगा। प्लाज्मिड के अंदर क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी। तो ये है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। अब हमें ये समझ आ गया है अभी तक कि अगर हमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो वो वेक्टर और सोर्स डीएनए को सेम पॉइंट पे कट करेगा। उससे क्या होगा, हमारे सेम स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे और उसकी वजह से हम लाइगेज को यूज़ करके अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक कि हमने अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन कर भी लिया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को काट लिया, तो हमें स्पेसिफिक साइज़ की भी तो ज़रूरत होगी ना। जैसे अभी हमने देखा कि हम प्लाज्मिड में उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करा रहे थे, तो हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करने के बाद सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि उनको सेपरेट किया जाए और आइसोलेट किया जाए ताकि उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ने डीएनए को कट तो कर दिया, राइट। डीएनए के कट होते ही क्या हुआ, डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए। तो इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत है और वो सेपरेशन की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है इसमें, एक्चुअली हमें पता है कि जो हमारा डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो हम क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं। उनको मूव करवाने की कोशिश की जाती है ताकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करें, मतलब एनोड की तरफ मूव करें। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है, एक मीडियम होता है या मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं एग्रोस जेल, राइट। एग्रोस जेल को हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। इसकी वजह से हमारे जो डीएनए हैं वो अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज हो जाते हैं अभी डिस्कस करते हैं। याद रखना, एग्रोस एक नेचुरल पॉलीमर है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स, राइट। जब हम डीएनए को मूव करवाते हैं तो डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो, जो हमारा डीएनए है ना उनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर मास होता है। मतलब देखो, चार्ज तो सेम ही रहेगा मास के हिसाब से, मतलब चार्ज पर मास सेम रहेगा, मास के हिसाब से चार्ज रहता है, राइट। तो मतलब जितना छोटा डीएनए होगा वो उतना ज़्यादा आगे मूव कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब छोटा डीएनए सबसे आगे रहेगा और जो लार्जेस्ट डीएनए होगा वो सबसे पीछे रहेगा। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देंगे, फिगर 11.3 पे देखो, ये हमारा एग्रोस जेल की प्लेट है। आप ये एक्सपेरिमेंट जब अपनी ग्रेड क्लासेस में जाते हो तब ये करते हो। नीचे हम पहले एग्रोस जेल बनाते हैं, ये जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये एग्रोस जेल है, राइट। यहाँ पे वेल्स होते हैं, इन वेल्स में हम अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले डीएनए को कट किया जाता है, फिर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन वेल्स में, राइट। जैसे इन वेल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर आके हमारा डीएनए मूव करता है। जैसे ही डीएनए मूव करता है तो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा वो सबसे आगे चला जाएगा, जो लार्जेस्ट पोर्शन होगा वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। अब बात आती है कि डीएनए फ्रेगमेंट मूव तो कर गया, लेकिन इस डीएनए फ्रेगमेंट को देखा कैसे जाए। तो ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम स्टेन करते हैं विद a dye called as ethidium bromide. Kindly highlight this. This is very important. Name of the dye, that is ethidium bromide.
इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद हम इसको यूवी रेडिएशन के अंडर देखते हैं। जैसे इसको यूवी रेडिएशन के नीचे प्लेस किया जाता है, ये फ्लोरेसेंस इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब ये चमकने लग जाते हैं। तो अब हमें पता चल जाता है कि हमारे डीएनए बैंड्स हैं कैसे कैसे वो अरेंज है हमारे जेल में, राइट। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स दिखते हैं डीएनए के। क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमने उनको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया है और यूवी लाइट से एक्सपोज किया है। फिर इनको देखने के बाद हम अपने डीएनए के बैंड्स को कट कर लेते हैं एग्रोस जेल से। जेल पीस को एक्सट्रैक्ट करके डीएनए बैंड्स को कट कर लेते हैं और इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम? इल्यूशन। काइंडली हाईलाइट इट एंड मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फॉर्म्स वन मार्क क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूशन। तो डीएनए को कट आउट करना एग्रोस जेल से और उसको एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड एज इल्यूशन। फिर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनको हमने प्योरीफाई कर लिया कि कौन सा छोटा साइज है, तो इसके हेल्प से हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इनको आइसोलेट करने की ज़रूरत क्या थी। एक्चुअली हम जब साइज देखते हैं ना इनका, तो हमें साइज से ये पता चल जाता है कि इनमें कितने बेस पेयर हैं। 2 बेस पेयर है, 4 बेस पेयर है, 6 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, 12 बेस पेयर है। वो हमें दिख जाता है जब हम इसको स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड के बाद, जब हम इसको एक अपनी मशीन में डालते हैं। तो उस बेस पेयर के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट यूज़ करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमारा एक ही हेल्प हुई, ये हेल्प हुई कि हमें पता चल गया कि हमारे कौन सा डिज़ायरेबल डीएनए है केबी के हिसाब से, बेस पेयर के हिसाब से, जिसको हम यूज़ करेंगे और जिसको हम आइसोलेट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।